देश की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन दिन पर दिन होता विस्तार। आत्मनिर्भरता और विकास की रफ्तार, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस का कमाल। 18 फरवरी 2019 को शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस दिन पर दिन अपनी प्रगति की कहानी लिख रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू हुई और अब तक वंदे भारत का विस्तार कई राज्यों में हो गया है। लेकिन झारखंड इस मामले में ज्यादा लकी रहा, जिसे एक ही दिन में एक नहीं बल्कि 6 वंदे भारत मिले। ये वंदे भारत भागलपुर से हावड़ा, टाटानगर से पटना, गया से हावड़ा, ब्रह्मपुर से टाटानगर, देवघर से वाराणसी और राउरकेला से हावड़ा रेल मार्गों पर चल रही है। खास बात ये है कि चुनावी राज्य झारखंड को मिलने वाली ये 6 ट्रेनें उड़ीसा, बंगाल और यूपी को झारखंड से जोड़ती है। वहीं ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम और काशी विश्वनाथ को भी जोड़ती है। हमारे देश में एक बड़ा साधन है, एक बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रेल, और उसी रेल को अपग्रेड लगातार करते रहना टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भारतीय रेल का उद्देश्य है। और इसी तरह वंदे भारत जो है 6 वंदे भारत झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन से पहले झारखंड को सौगात में दी। लेकिन हमने आपको लगातार जो अलग अलग राज्यों से वंदे भारत शुरू होती है उसको हम दिखाते हैं। ये झारखंड की टाटा नगरी, जो बहुत टाटा नगरी स्टील नगरी भी कहा जाता है, जमशेदपुर में है, और इसको हम दिखा रहे हैं। अपग्रेड वर्जन है। हमेशा की तरह ये यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं, हॉट और कोल्ड बॉक्स दिए हुए हैं, फ्रीजर है, हॉट बॉक्स है, डीप फ्रीजर आप यहाँ देख सकते हैं, कंपार्टमेंट, बॉटल कूलर, ये हमेशा की तरह है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये वंदे भारत है उसको लगातार अपग्रेड कर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं सीट्स जो है वो कंफर्टेबल ये यहाँ पर बनाई गई हैं। अगर आप इस चीज को देखें, लंबा इसको और ज्यादा कर दिया गया है, रेस्ट जो है उसको और ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया है। साथ में आगे के अगर आप फुट रेस्ट को देखेंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे कि फुट रेस्ट है यहाँ पर, उसको और ज्यादा बेहतर बना दिया गया है। टेबल आगे दी हुई है यहाँ पर। दूसरी एक खास बात ये बता देती हूँ कि ये टेबल ये जो है चेयर्स ये पूरी रोटेट भी हो रही है, मतलब कि यानी कि आप इस चेयर पे बैठ करके आसानी से घूम सकते हैं, पूरा रोटेट हो सकते हैं। स्क्रीन यहाँ पर लगाई हुई है, आपको जब स्टेशन आएगा तब एक के बाद एक स्टेशन आपको, जैसे ट्रेन नंबर इतना है टाटानगर पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत, सारी इसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी। यात्री यहाँ पर बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको वंदे भारत? जी, वंदे भारत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है यहाँ पर। आपने पहले कभी जो और राज्यों में वंदे भारत चल रही है उसको कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये आपका फर्स्ट टाइम है। जी। तो क्या लग रहा है, एक लग्जरी लुक टेक्नोलॉजी के मामले में? बहुत ही एलीट लुक है, बहुत ही पोर्श लुक दे रहा है, और खास करके ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। सीट्स बहुत बहुत कोई आदमी बहुत लंबा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इन्होंने बताया कि सीट्स जो है वो बहुत कंफर्टेबल है। आपको कैसा लग रहा है? जी, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसमें और काफ़ी साफ़-सुथरा है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सर, आपने तो नॉर्मल ट्रेन में बहुत सफर किया होगा। अब जो इस तरीके के ट्रेन बना रहे हैं, क्या लग रहा है कि यात्रियों के लिए और ज्यादा मतलब कि जल्दी चलना और कंफर्टेबल ये बहुत महत्व करता है? हाँ, बहुत ही कंफर्टेबल है और इंटीरियर बहुत ही डिसेंट है और एकदम लग रहा है फॉरेन में की ट्रेन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मार्वलस। बिल्कुल, इन्होंने कहा बिल्कुल फॉरेन जो बाहर विदेशों में ट्रेन चलती है उसकी तरह। और जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं हम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रेन को भी उतना आधुनिक और उसका इतना विस्तार करना, और यही कोशिश जो है वो भारतीय रेल की है कि लगातार उसका विस्तार करते रहे। यहाँ देख सकते हैं ऊपर रूफ को भी बहुत गैप उसमें बनाया गया है ताकि सामान यात्रीगण अपना अच्छी तरह से यहाँ पर रख लें। और इसके अलावा यहाँ पर ये सेंटर टेबल दी गई है, बीच में
आराम से बैठ सकते हैं आप। देखिए ये एक बड़ी, हालांकि ये इस तरह की टेबल हर वंदे भारत में अब दी जा रही है। ऐसी इस हाई स्पीड ट्रेन की जब हम बात करते हैं, हाई स्पीड ट्रेन लाई जाए और उसी की कोशिश है ये वंदे भारत है, हम आपको दिखा रहे हैं। और अपग्रेड वर्जन एकदम ये है, और इस अपग्रेड वर्जन का फायदा ये है कि इसमें गैप जो है, स्पेस जो है और ज़्यादा दिया गया है। तो एक झारखंड को बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय रेलवे की तरफ से। वंदे भारत का निर्माण चेन्नई में आईसीएफ में होता है, जहां सालाना करीब 1500 कोच का निर्माण होता है। नए वर्जन में वंदे भारत में कोचों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वहीं स्पीड में भी इजाफा देखा जा सकता है, जो कई बार 160 से 180 तक होती है। हालांकि बीते दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों को वंदे भारत की सौगात दी है, लेकिन झारखंड, जहां आदिवासियों के कई मुद्दों में विकास भी एक मुद्दा है, राज्य को एक साथ इतनी वंदे भारत एक्सप्रेस और रेल परियोजनाओं से जुड़ी सौगातें मिलना उनके लिए बड़े विकास के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर से जब इस वंदे भारत को एक आदिवासी महिला चला रही हैं, जिनसे खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने। ये जो वंदे भारत है, ये रितिका को इसे चलाने की जिम्मेदारी मिली है। रितिका, कैसा लग रहा है? क्योंकि महिलाएं आगे बढ़े, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही नारा देते आए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चलाने का मौका मिला है और यहाँ पे फिर मतलब पहला मौका तो हम ही को मिला है इस जोन में और डिवीजन में, इसलिए बहुत खुशी हो रहा है। तो थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, एक नई जिम्मेदारी हमें मिली है। और क्योंकि ट्रेन में अभी तक महिलाएं वैसा भी इतना नहीं, हालांकि अब वंदे भारत में कई फीमेल महिलाएं जो हैं वो चला रही हैं, महिलाएं जो है वो चला रही हैं। जैसे पहले हम लोग ऐसे नॉर्मल ट्रेन तो चलाते ही थे, लेकिन ये वाला थोड़ा स्पेशल ट्रेन है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही नॉर्मल है। ट्रेन आपने चलाई हुई है? हाँ। अच्छा, वैसे हमेशा क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुत वहाँ पर है, तो इसमें अगर एक आदिवासी महिला को ये अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या लगता है कि आगे विकास हो रहा है? हाँ, विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा हाँ, है। ये मौका मिलना मतलब विकास की तरफ का वो है। और खासतौर से वो वंदे भारत चलाना जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हरी झंडी हाँ दिखा रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। थैंक यू। तो रितिका जो है वो ये ट्रेन जो है इसको चलाने की जिम्मेदारी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, इससे चलाने की जिम्मेदारी जो है रितिका को मिली है और वो बेहद खुश हैं। एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, वो कह रही हैं कि हालांकि उन्होंने नॉर्मल ट्रेन चलाई है, लेकिन अब ये ट्रेन वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड है वो चलाने का मौका और वो चलाने का अनुभव बिल्कुल अलग है। ट्रेन में हर रोज लाखों यात्री यात्रा करते हैं और उसमें दिन पर दिन और बेहतरी और विकास प्रगति को दिखाता है। ऐसे में झारखंड वासी ही नहीं, बंगाल के लोग भी इससे खुश हैं, क्योंकि इनमें से कई ट्रेनें बंगाल तक जाएंगी। इस वक्त हम रांची में दशम फॉल के पास है, एक वाटरफॉल है ये, और देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है ये। और खास बात ये है, इसको दशम इसलिए बोला जाता है, दशम फॉल, क्योंकि इसमें जो धाराएं आ रही हैं वो 10 जगह से धाराएं आकर के एक जगह मिलती है, इसलिए ऐसा दशम फॉल बोला जाता है। लेकिन ये बता देते हैं कि रांची में ये और इससे बड़े और वाटरफॉल्स हैं, और एक जंगल के अंदर ये बना हुआ है। ये वाटरफॉल जंगल के अंदर है, ट्राइबल बेसिकली एरिया है। झारखंड में इस वक्त हम हैं जहां मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना और बहुत ठंडक लिए हुए मौसम है, लेकिन राजनीति यहाँ की बहुत गर्म है अभी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं और उसमें जो जिस तरीके की जो मोड़ ले रही है राजनीतिक गतिविधियाँ, वो कुछ और कभी कहीं इशारा करती है, कभी कहीं इशारा करती है। हेमंत सोरेन जो जेल से वापस लौटे हैं, वाकई पर अपनी गद्दी उन्होंने ली है, उससे चंपई सोरेन, उन्हीं की पार्टी के जो मुख्यमंत्री कुछ देर तक के लिए बने थे, वो नाराज दिखाई दिए, पार्टी छोड़ी। लेकिन अब जब बीजेपी भी यहाँ पर सक्रिय है पूरी तौर से, तो क्या सोचते हैं यहाँ पर लोग? चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन तो अब अलग हो गए, तो क्या कुछ दिशा बदलेगी चुनाव की?
हाँ कुछ तो बदलेगी, कुछ बदलेगी। क्या बदल सकती है? क्या लगता है हेमंत सोरेन को नुकसान हो सकता है इससे? हाँ फुल बहुमत में नहीं आए। आदिवासी वोट बहुत महत्व रखते हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है कि ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस उन्हीं को दिया जाता है। 60% चीज़ें तो उनके भी हक में है, आदिवासी के आदिवासी के हक में है? मान लो अभी 20% हम लोग को मिलता है और 60% वो लोग हैं। स्टूडेंट लोग भी वैसे ही क्राइसिस में चल रहे हैं, सारी चीज़ें तो वही चल रही है ना। और बीजेपी जो पूरे उसके साथ आ रही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कई योजनाएं जो है यहाँ लाए और वंदे भारत, तो क्या लगता है कि बीजेपी का भी पूरा स्कोप लगता है यहाँ पर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब से बीजेपी है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं तो हमेशा उनको ही सपोर्ट करती हूँ। तो क्या लग रहा है झारखंड में मोदी जी जो योजनाएं लेके आए हैं, इतनी सारी वंदे भारत और योजनाएं, क्या लगता है कि भाजपा की कुर्सी पक्की लग रही है? पक्की अच्छा पक्की लगती है। पक्की लगती है? आदिवासी वोट जो यहाँ पर बहुत महत्व रखते हैं, उनके टूटने और बटने की आशंका है, जिससे हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जो बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है, हमारी बंगाल के भी एक जो है उनसे फैमिली से बात हुई, उन्होंने कहा कि बंगाल में भी बीजेपी जो है उनके आने की वो उम्मीद रखती है, तो कुछ अच्छा हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, और ये जनता के विचार है कि अगर बीजेपी आती है तो डेवलपमेंट जो होता है या योजनाएं लेके आती है तो उससे कुछ जनता का भला होगा। मोदी सरकार जहां आत्मनिर्भरता, तकनीक और विकास की बात करती है, उसमें रेल और उससे जुड़ी परियोजनाओं को लगातार हरी झंडी देना उस पर मोहर लगाता है। जाहिर सी बात है कि आदिवासी बहुल राज्य में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, झामुमो और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जनता को विकास और अन्य मुद्दों पर अपनी पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने झारखंड को एक साथ 6 वंदे भारत एक्सप्रेस, 660 करोड़ की रेल परियोजनाएं और प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को घर देने के लिए स्वीकृति पत्र दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मैया योजना की किश्त देकर उनको लुभाने की कोशिश की, जो ठीक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की लाडली बहन की तर्ज पर है। जो कहा था सो किया, और 100 दिन पूरा होने पर हम 100 दिन की जो उपलब्धियां हैं, जो हमने पहले 100 दिन का एजेंडा बनाया था, उसको जनता के सामने रखेंगे। सर, कल हेमंत सोरेन भी जो है मैया सम्मान, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वे किसान हितैषी प्रधानमंत्री है, बहुत संवेदनशील है और हमेशा किसान और गरीबों के कल्याण में लगातार जुटे रहते हैं। 3 फैसले ऐसे हुए जो किसानों की फसलों का बेहतर मूल्य दिलवाएंगे और किसान की चिंता दूर करेंगे। खाद्य तेल पर पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी और इसलिए बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य तेल आता था, जिसके कारण सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के दाम कम हुए थे। लेकिन इस फैसले के कारण हमारे सोयाबीन और तिलहन उत्पादक किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। हमने सोयाबीन को वैसे भी कई राज्यों में जिनने मांग की थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा जाए, अनुमति दी थी, लेकिन इस फैसले से सोयाबीन के किसानों को भी दाम ठीक मिलेंगे, तिलहन उत्पादक किसानों को भी दाम ठीक मिलेंगे। फिर बासमती चावल हम निर्यात करते हैं दुनिया में, पिछले साल 48,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चावल निर्यात किया था, लेकिन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 9.5% थी, जिसके कारण एक्सपोर्ट कम हो रहा था। अब उसको समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो किसानों को दाम और ज़्यादा मिलेंगे और बेहतर मिलेंगे। प्याज पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% थी, 40% उसको घटा के 20% करने का फैसला किया है और इसलिए प्याज उत्पादक किसानों को भी ठीक दाम मिलेंगे। मैं इन किसान हितैषी
कस ली है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच जो झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उनके बगावती टाइगर जो है उन्होंने अपनी अलग संघर्ष की राह पकड़ ली। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन जी इस वक्त हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोग को भी स्वागत है। चंपई जी, सबसे पहले क्या लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस जो है वो भी तैयार है, हेमंत सोरेन जो है वो भी दावा कर रहे हैं, हालांकि आपने उनसे अलग हो गए पार्टी में से, और जब आदिवासियों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर से आते हैं तो कई मिलने वाले आदिवासी समुदाय के और बाकी लोग भी आपके लिए खड़े हैं आपसे मिलने के लिए, तो क्या लगता है वोट टूटे हैं हेमंत सोरेन सरकार के? देखिए, हमने अपना विचार जिस संगठन से हमने निकला, अकेला निकला, और उस समय ये भी हम कहा कि उस संगठन में हम एक भी ईंटा को हम नहीं लेके आएंगे। आज देखिए, हम जहाँ भी प्रोग्राम करता है वहाँ पर एक अलग ही उत्साह जनता का, युवा का, और इसी से अंदाज हो गया कि आने वाला समय परिवर्तन की लहर है। इस परिवर्तन की लहर में जो है आपका संघर्ष, और साथ में क्या ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका झारखंड को कई सौगात देना, वो भी शामिल है? निश्चित रूप से। लेकिन चंपा जी, एक बात हम जानना चाहते हैं कि अगर झामुमो की हम बात करते हैं, जेएमएम की, आपने भी उस पार्टी के लिए बहुत किया है, मुख्य तौर पर आप उसके लिए खड़े रहे हमेशा, संघर्ष, तो कभी लगता है कि काश एक साथ ही होते तो और ज़्यादा झारखंड की तस्वीर और कुछ हो सकती थी? वो दर्द उभर के आता है कि हाँ, इतना संघर्ष किया और वहाँ उस तरीके से आपके साथ बर्ताव हुआ? देखिए, हमने जो 18 अगस्त को ही हम पर्व करके हमारा पार्टी के ऊपर और अपना जो दर्द हमने पहले ही कह चुका है, उसको हम दोबारा कहने उचित नहीं समझता है। लेकिन हम एक संघर्ष, हम पहले तो सोचा था हम सन्यास बन जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा साथी, हमारा सहयोग, हमारा शुभ चिंतक कि आपको ये भी राजनीतिक में रहना ही है, तो हमारे इस दल में हमारा इच्छा हुआ कि हाँ, इस झारखंड प्रदेश को अगर विकास करना है तो हम भारतीय जनता पार्टी में ही हमको सदस्य ग्रहण करना है, ताकि यहाँ का आदिवासी के अस्तित्व को हम बचा सके, यहाँ का मूलवासी के अस्तित्व को हम बचा सके, और झारखंड को अच्छा विकास हम करा सके। ये मेरा विचार में हमारा निर्णय लिया। एक मुद्दा जो है वो झारखंड को तंग कर रहा है बहुत, बांग्लादेशी घुसपैठियों का। वो तो हम बोल चुके हैं कि जो झारखंड प्रदेश है अलग होके 24 साल होने गया है, आज बहुत देर में इस बात को सामने आया, कोई नहीं समझ पाया है संथाल परगना किस तरह से वहाँ का आदिवासी का जनसंख्या घटते गया है और एक समुदाय का बहुत तेज़ी से बढ़ते गया है। ये संथाल परगना इस राज्य के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसीलिए हम उस संथाल परगना धरती जहाँ पर हमारा वीर सिद्धू कान्हूचांद भैरव फूलो जानो 1855 में ये इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़के उस संथाल परगना और संथाल के परगना कस कर अधिनियम को मना किया गया है। उस आदिवासी ज़मीन में यदि आज आदिवासी वंचित हो जाएगा ज़मीन में, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि घुसपैठी को रोकना है, आदिवासी का अस्तित्व को बचाना है और उस जन्म आदिवासी के जन्म स्थान को बचाना है। आपको क्या लगता है कौन से बड़े मुद्दे हैं झारखंड के लिए, खास तौर से आदिवासी समुदाय के लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना, अपनी ज़मीन बचाना, बेरोजगारी, विकास, कौन सा बड़ा मुद्दा लगता है? देखिए, जब पहले तो आपका ज़मीन छीना जाएगा तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? जिसके लिए हमारा इतिहास है, जिसके लिए हमारा पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, उससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है? इसके साथ ही अब जो झामुमो की तरफ से, जेएमएम की तरफ से ये भी बात आई है कि अब आप जब बीजेपी के साथ हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, कुछ मांगे उन्होंने आपसे और की है।
जब हम यहाँ की झारखंड के विकास की बात करते हैं, झारखंड के आदिवासी अस्तित्व को बचाने की बात करते हैं और मूलवासी का अस्तित्व बचाने की बात कर रहा है, तो दायित्व तो है ये। हम संघर्षशील व्यक्ति हों, हम संघर्ष लंबा समय हमने किया है, हर संघर्ष में उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन जो भी समस्या है उसको हम लोग संघर्ष करके समाधान करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। सबसे पहले सर, ये हम जब आदिवासियों के मुद्दे की जब हम बात करते हैं, आप बात करते हैं आदिवासियों के मुद्दे की, लेकिन क्या लगता है कि वो आदिवासी अपने मुद्दों को लेकर खुद सजग हैं क्या? क्या वो उस मुद्दों को लेकर के वोट देंगे? देखिए, वो संघर्ष जो करते हैं, जो मुद्दा लेके आगे बढ़ते हैं, उसके लिए पहले ही परिणाम को नहीं कि हम ये परिणाम हमको मिले, हम उस चीज़ को लेके गया है कि हम जो आदिवासी जिसका चलते जनसंख्या घट रही है, जो आदिवासी का ज़मीन छीना जा रहा है, ये अहम मुद्दा है। हम उनको उस मुद्दा को हम आगे बढ़ाएंगे और छीना हुआ ज़मीन को वापस करेंगे, ये हमारा लड़ाई है। इसके साथ रांची की अगर हम बात करते हैं, रांची की सीट बीजेपी के लिए बहुत अहम, वहाँ पर कहते हैं कि दबदबा रांची की सीट पर बीजेपी का है, लेकिन अब कांग्रेस भी दावा कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि जेएमएम अब वहाँ पर महुआ माझी को उतारने की तैयारी कर रही है, तो इससे बीजेपी पे क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा? वो सब बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे, कौन प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आगे बता दे रहा है कि आने वाले इस चुनाव में एक परिवर्तन का लहर है और आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने के कोई रुक नहीं सकती है। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और हमने ये जानना चाहा कि आदिवासियों के जो मुख्य मुद्दे हैं वो किस तरीके के हैं, और जो मौजूदा सरकार है उस मौजूदा सरकार में जब टूटन आती है, एक खास अंग जब अलग होता है, तो क्या उस राजनीतिक पार्टी पे यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक तौर पर? भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा।